हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सुशांत और आज इस वीडियो में मैं लेके आया हूं 5 मस्ट डू क्वेश्चंस जो आपको एसएचएम के लिए करने ही चाहिए अगर आप ओलंपियाड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ये एनएससीपी के वीडियो सीरीज में, जिसमें हम लोग पहले भी कई सारे वीडियोस लेके आ चुके हैं अलग अलग चैप्टर्स में, 5 वो क्वेश्चंस जो आपको करने ही चाहिए, उसी सीरीज में आज एसएचएम में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के वो 5 क्वेश्चंस लाने से पहले पहले जल्दी से मैं आपको बेसिक्स बता देता हूं। सिंपल हार्मोनिक मोशन होता क्या है? ये एक पीरियोडिक मोशन होता है। कैसा पीरियोडिक मोशन होता है? एक ऐसा पीरियोडिक मोशन जिसमें फोर्स हम कुछ इस फॉर्म में लिख पाते हैं, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। मतलब ये फोर्स जिसको हम रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं, एक फिक्स्ड पॉइंट की तरफ डायरेक्टेड होता है और उस फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, इस फोर्स को क्या बोलते हैं? रिस्टोरिंग फोर्स। और इस तरह के मोशन में ओवरऑल एनर्जी कंजर्व्ड रहती है। ध्यान दो कि हमेशा इस फॉर्म का फोर्स मिल जाएगा तो जरूरी नहीं है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन हो। आगे हम लोग ऐसा एक क्वेश्चन में देखेंगे भी। ठीक है, पर ये बेसिक कंडीशन है जो फुलफिल होनी ही चाहिए सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए। ठीक है, इसका मतलब यह है कि एक्सेलरेशन माइनस के बाय एम मल्टीप्लाइड बाय एक्स इस फॉर्म में आती है और इसी को हम ऐसा भी लिखते थे, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। और इस इक्वेशन का जो जनरल सॉल्यूशन हमको मिलता था वो मिलता था एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, फर्दर इस तरह के मोशन में ओवरऑल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती थी। ठीक है, किसी भी टाइम पर अगर आप वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन देखोगे तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो आता था, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ये आ जाता था ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहां पर ए एम्पलीट्यूड होता है और एक्स मीन पोजीशन से डिस्टेंस। ठीक है, साथ के साथ एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स फॉर्म में तो आता ही आता है। ठीक है, ये बेसिक बातचीत है सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में। ठीक है, अगर आप पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लिख पा रहे हो तो उसको 2 बार डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन मिल सकता है, 1 बार डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी मिल सकता है। ये सारी बात तो आप कर सकते हो। ठीक है, तो जल्दी से क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। क्वेश्चंस से ही बाकी बातें डिस्कस करते हैं और बाकी डिटेल थ्योरी तो आपने पढ़ी है अपनी रिस्पेक्टिव बैचेस में। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? टू आइडेंटिकल सिंपल पेंडुलम्स ईच ऑफ लेंथ L आर सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग. Their bobs, each of mass m, are connected by a very light, relaxed elastic cord of force constant k. If the bobs are symmetrically pulled apart slightly and released, what is the period of ensuing oscillations? ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए 2-3 बातें हैं जो हमको मालूम होनी चाहिए। सबसे पहली बात हमको पता होनी चाहिए स्प्रिंग और इलास्टिक स्ट्रिंग में फर्क। ये जो ऐसा स्प्रिंग है, इसको अगर ऐसा कंप्रेस किया आपने तो भी इसमें एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा और इसको ऐसा खींच दिया, एक्सपैंड किया, तब भी इसमें एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा। ठीक है, और वो रिस्टोरिंग फोर्स किधर की तरफ होगा? जिधर की तरफ आपने डिफॉर्मेशन किया उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में, है ना। मतलब अगर डिफॉर्मेशन इधर की तरफ हुआ तो रिस्टोरिंग फोर्स इधर की तरफ, अगर कंप्रेस इधर की तरफ किया तो रिस्टोरिंग फोर्स इधर की तरफ, इस तरीके से आएगा। ठीक है, लेकिन अगर एक इलास्टिक बैंड है, अगर एक इलास्टिक बैंड है तो उसका लेंथ अगर आप बढ़ाओगे, समझो ये लेंथ L है, तो अगर आप इस लेंथ को बढ़ाओगे, ऐसा डिफॉर्म करोगे, इसको खींचोगे, तो इसमें एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है। अगर इसको कंप्रेस करोगे तो ये इलास्टिक बैंड स्लैक हो जाएगा और इसमें कोई भी रिस्टोरिंग फोर्स नहीं आएगा। ठीक है, ऐसा रिस्टोरिंग फोर्स नहीं आएगा। एक बात तो यह समझ में आनी चाहिए। तो इलास्टिक बैंड में खींचने पर, इलोंगेशन पर उसमें रिस्टोरिंग फोर्स आता है। कंप्रेस करोगे तो क्या होगा?
उसमें कोई भी रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप नहीं होगा। ऑलराइट, स्प्रिंग में होता है। ठीक है, दूसरी बात कि अगर एक सिंपल पेंडुलम है, सिर्फ एक पेंडुलम की बात करें तो अगर ऐसा एक पेंडुलम है, इसको आपने इसकी मीन पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, थोड़ा सा, कितना? इतना कि ये एंगल जो थीटा है इसका साइन रेशियो और ये थीटा दोनों को आप इक्वल ले पाओ। ठीक है, तो उस केस में ये जो ऐसा आर्क लेंथ है इसको आप ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन ले सकते हो। इस स्ट्रिंग का लेंथ अगर L है, मतलब सीलिंग पे जहां से आपने ज्वाइन किया है उससे ये बॉब का सेंटर ऑफ मास तक का डिस्टेंस अगर L है, तो ये बॉब को अगर ऐसा डिस्प्लेस करोगे तो इसके ऊपर लगने वाले फोर्सेस होंगे mg एंड t, और इस फोर्स के अगर कंपोनेंट्स करोगे टेंजेंशियल और रेडियल डायरेक्शन में, तो mg का कंपोनेंट रेडियल डायरेक्शन में आएगा mg cos थीटा एंड टेंजेंशियल डायरेक्शन में आएगा mg sin थीटा, है ना? और हमको ऐसा दिख रहा है कि यही mg sin थीटा वाला कंपोनेंट इसको इसकी मीन पोजीशन पे लेके जाने की कोशिश करेगा, मतलब रिस्टोरिंग फोर्स यही प्रोवाइड करेगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि रिस्टोरिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड जो कि ऑसिलेशन करा रहा होता है वो हो जाएगा mg sin थीटा, और इसलिए अच्छा, मोरओवर ये sin थीटा जो है उसको ऑलमोस्ट इक्वल टू आप थीटा लिख सकते हो, एंड थीटा इज इक्वल टू दिस पर्टिकुलर आर्क लेंथ अपॉन ये कैपिटल L। ठीक है, तो साइन थीटा को आप करीब करीब x/L लिख सकते हो। तो यहां से ये जो एक्सेलरेशन होगा इसका मीन पोजीशन की तरफ वो हो जाएगा gx/L, साथ के साथ मैं अगर वेक्टर साइन लगाऊंगा तो यहां एक माइनस साइन लगा सकता हूं। क्यों? क्योंकि मैं ऐसा कहना चाह रहा हूं कि ये पेंडुलम अपनी जगह से थोड़ा सा बस इसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है, ध्यान दो, लीनियर डिस्प्लेसमेंट हुआ नहीं है, ये ऐसा एक आर्क पे चल रहा है, लेकिन अगर थीटा बहुत छोटा है तो ये वाली बात मैं बोल सकता हूं, इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। और x अगर इधर लेफ्ट साइड पे आपने दिया तो ये इसको वापस अपनी जगह पे लेके जाने के लिए एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा, और इसीलिए वेक्टर फॉर्म में अगर मैंने लिखा तो a इज इक्वल टू -g/L लिखा। ठीक है, और इसका मतलब ये है कि यहां पर ये -g/L फैक्टर जो है वही हमारा ओमेगा स्क्वायर के इक्वल हो गया, तो ओमेगा कितना हो जाता है? √g/L। ठीक है, चलो इतनी बात सही है, आगे बात करते हैं। अगर कोई एक इलास्टिक, ओके, तो अब वापस अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन में क्या था कि इस तरीके से एक बॉब और एक दूसरा बॉब, ठीक है, इन दोनों के, चलो मैं जरा डायग्राम बना लूं जल्दी से। ठीक है, ऑल राइट, अब देखो, जब ये दोनों को आपने ऐसा थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस इधर x और इधर x ऐसा डिस्प्लेस कर दिया, तो क्या हुआ कि ये जो बीच में ऐसा वो कॉर्ड था, इलास्टिक कॉर्ड था, वो खिंच गया। कितना लेंथ खिंचा? 2x। तो एक रिस्टोरिंग फोर्स इधर की तरफ डेवलप होगा, कितना? 2kx। अगर एक बॉब पे कंसंट्रेट करो तो 2kx रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा। मोरओवर जो mg की वजह से इधर की तरफ रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता था, वो अप्रोक्सीमेशन अगर हम लोग देखें तो कितना आ जाता था? -mg
एक्स अपॉन एल, मतलब मैग्नीट्यूड इसका हो जाएगा mg x अपॉन एल। ठीक है, लेंथ कितनी गिवन थी देख लेते हैं, स्मॉल एल। ये लेंथ कितनी थी, स्मॉल एल। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं स्मॉल एल। ऑल राइट, सिमिलरली इस बॉब में भी ऐसा ही होगा। तो अब इसके ऊपर नेट रीस्टोरिंग फोर्स कितना है, नेट रीस्टोरिंग फोर्स है 2k प्लस mg अपॉन एल मल्टीप्लाइड बाय x, और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो यहां पर माइनस साइन लगा दोगे। माइनस साइन क्यों लगाया, क्योंकि जिधर की तरफ आपने डिस्प्लेस किया उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में आया। अच्छा, अब ये जब आधा ऑसिलेशन करके ये वर्टिकल लाइन के इधर जब जाने लग जाएगा, ठीक है, तो उस केस में मतलब ये वाला बॉब भी जब ऐसा इधर आ रहा होगा, तो उस केस में ये बीच में कॉर्ड जो है वो स्लैक हो जाएगा। तो ये वाला रिस्टोरिंग फोर्स 2kx वाला आना बंद हो जाएगा। तो उस केस में रिस्टोरिंग फोर्स आएगा, उसको मैं एफ आर डैश नाम दे देता हूं, एफ आर डैश, वो आ जाएगा सिंपली माइनस एम जी बाय एल मल्टीप्लाइड बाय एक्स। अब आप देखो, ये पूरा सिस्टम इस वाले रिस्टोरिंग फोर्स के साथ में आधा ऑसिलेशन कर रहा है और इस वाले रिस्टोरिंग फोर्स के साथ में भी आधा ऑसिलेशन कर रहा है। तो मुझे क्या करना चाहिए, ओवरऑल टाइम पीरियड निकालना चाहिए। तो ये वाले फोर्स की वजह से जो टाइम पीरियड आएगा उसका हाफ, और ये वाले फोर्स की वजह से जो भी टाइम पीरियड आएगा उसका हाफ, उनको हमको ऐड कर देना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले वाले फोर्स की वजह से तो टोटल टाइम पीरियड आएगा, पहले वाले फोर्स का जो टाइम पीरियड होगा उसका हाफ और दूसरे वाले का भी टाइम पीरियड उसका हाफ। अब टाइम पीरियड होता क्या था, 2 पाई बाय ओमेगा, है ना, 2 पाई बाय ओमेगा। और ओमेगा कैसे मिलेगा, इसको मास से डिवाइड करेंगे तो यहां पे ओमेगा स्क्वायर, और यहां पे मास से डिवाइड करेंगे तो यहां पे ओमेगा स्क्वायर। ऑल राइट, तो T1 हमको मिलेगा 2 पाई बाय ओमेगा, ओमेगा 1, इसका ओमेगा अगर निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2k बाय एम प्लस जी बाय एल का रूट। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 2k बाय एम प्लस जी बाय एल, डिनोमिनेटर में इसका रूट आने वाला था तो -1/2 लिख दूंगा। अगर T2 हमको लिखना है तो वो हो जाएगा 2 पाई, और इस केस में ओमेगा हो जाएगा रूट जी बाय एल, तो ये हो जाएगा जी बाय एल का पावर -1/2। और इसलिए ओवरऑल टाइम पीरियड क्या होगा, इन दोनों को ऐड करो, इनके हाफ वैल्यूज को ऐड करोगे तो यहां से 2 ड्रॉप होगा, 2 ड्रॉप होगा तो पाई कॉमन आ जाएगा और ये दोनों वैल्यूज ऐड हो जाएंगी। ठीक है, चलो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है हमारे लिए। देखो यहां पर ऑप्शन डी में देखो, पाई कॉमन लेके 2k बाय एम प्लस जी बाय एल का पावर -हाफ एंड जी बाय एल का पावर -हाफ, दोनों ऐड हो गया है। तो इसके लिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यह था हमारा पहला क्वेश्चन। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, यह बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें इंटरेस्टिंग क्या है, लिखा हुआ है स्मॉल डिस्क इज प्रोजेक्टेड ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्लोर विद द स्पीड u, coefficient of friction between the disk and the floor varies according to the equation mu is equal to mu naught plus kx, where mu naught and k are positive constants and x is distance traveled by the disk. Find distance slid by the disk on the floor, acceleration of free fall is g। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखो तो हमको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये दिखती है कि एसएचएम जैसा हमको रिस्टोरिंग फोर्स जैसा कुछ इक्वेशन तो मिल रहा है, लेकिन एसएचएम हो नहीं रहा। मान लेते हैं शुरुआत में यहां x इज इक्वल टू 0 था, यहां से ये चला, तो जब किसी भी जगह पे पहुंचा होगा, ठीक है, तो इसके ऊपर, अभी ये मोशन में है, इसके ऊपर पीछे की डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग रहा होगा, है ना। और वो फ्रिक्शन अगर मैं आपको पूछूं कितना होगा, तो आपका जवाब होगा कि फ्रिक्शन का वैल्यू हो जाएगा -μ
एन या फिर माइनस म्यू एम जी। ठीक है, एन इज इक्वल टू एम जी हो जाएगा। यहां पे देखो वर्टिकल डायरेक्शन में इसका वेट और नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहा होगा। तो म्यू की वैल्यू मैं डाल दूंगा म्यू नॉट प्लस के एक्स मल्टीप्लाइड बाई एम जी, है ना। F इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट प्लस के एक्स मल्टीप्लाइड बाई एम जी। और इसलिए इसका एक्सेलरेशन रेदर रिटार्डेशन अगर मैं आपको बोलूं कि कितना होगा, तो आप बोलोगे देखो ये फ्रिक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है वेलोसिटी के। ठीक है, तो अगर हम लोग एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं तो एक्सेलरेशन हो जाएगा, इसी को मास से डिवाइड कर देंगे, हमको मिलेगा माइनस म्यू नॉट प्लस के एक्स मल्टीप्लाइड बाय जी। ठीक है, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, एक्स का सेकेंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू माइनस, अगर हमने k कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा के जी मल्टीप्लाइड बाय म्यू नॉट अपॉन के प्लस एक्स। ठीक है, अब इस इक्वेशन को फिर से बहुत ध्यान से देखो। अगर इसमें मैं म्यू नॉट अपॉन के प्लस एक्स को एक्स डैश लिखूं तो क्या होगा? अगर मैं ऐसा बोल देता कि म्यू नॉट अपॉन के प्लस एक्स, ये वैल्यू है एक्स डैश, तो देखो सेकेंड डेरिवेटिव करोगे तो म्यू नॉट अपॉन के तो कांस्टेंट है, तो हम ये भी बोल पाएंगे कि डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इसी को डी स्क्वायर एक्स डैश अपॉन डी टी स्क्वायर बोल सकते हो आप। और पीछे वाली इक्वेशन में अगर ये वैल्यूज डालोगे तो आप बोलोगे डी स्क्वायर एक्स डैश अपॉन डी टी स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस साइन के साथ में देखो के जी मल्टीप्लाइड बाय एक्स डैश। ठीक है, माइनस साइन के साथ के जी मल्टीप्लाइड बाय एक्स डैश। ऑलराइट, अब ये वाली इक्वेशन देख के ऐसा लगता है कि मोशन कैसा होगा? सिंपल हार्मोनिक। लेकिन यहां सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये फ्रिक्शन जो है ना, ये डिसिपेटिव फोर्स है। ठीक है, एनर्जी ओवरऑल कंजर्व नहीं रहेगी। एक बार ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरह इसका आगे की तरफ मोशन तो होगा, लेकिन एक बार ये फ्रिक्शन की वजह से जब रुक गया तो फिर वापस नहीं आएगा। पर जहां तक बात है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, तो जब तक भी ये मोशन में है तब तक इसको हम मैथमेटिकली सिंपल हार्मोनिक मोशन के इक्विवेलेंट तो मान ही सकते हैं। मैथ्स को थोड़ा ना पता है कि ये आगे ऑसिलेट करेगा कि नहीं करेगा, है ना। हम ऐसा तो बोल ही सकते हैं कि जब तक ये आगे जा रहा है तब तक मैथमेटिकली ये एसएचएम की इक्वेशन से मैच करता है। अच्छा, अगर ये एसएचएम की इक्वेशन से मैच करता है तो ओमेगा कितना होगा? रूट के जी। और इसका मीन पोजीशन कहां होगा? जहां पे एक्स डैश होगा 0। एक्स डैश 0 होने का मतलब है कि एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? माइनस म्यू नॉट, एक्स का वैल्यू हो जाएगा माइनस म्यू नॉट अपॉन के। ठीक है, एक्स का वैल्यू माइनस म्यू नॉट अपॉन के। ऑल राइट, अब इतनी बात हमको समझ में आ गई तो हम ये भी बोल सकते हैं कि देखो शुरू शुरू में क्या था कि अगर हम एक्स डैश की बात करें, ठीक है, तो शुरू शुरू में देखो एक्स की वैल्यू 0 थी, एक्स की वैल्यू 0 थी। जब एक्स की वैल्यू 0 रही होगी तो एक्स डैश की वैल्यू कितनी रही होगी? म्यू नॉट अपॉन के। ठीक है, और जो मीन पोजीशन थी जहां पे एक्स डैश की वैल्यू 0 थी, वहां एक्स कितना हो जाएगा? माइनस म्यू नॉट अपॉन के। अब मान लेते हैं इसके ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड है ए। ठीक है, ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड है ए, तो इसका मतलब ये, मैं फिर से याद दिला दूं, ऑसिलेशन हो नहीं रहा है, लेकिन ये एक तरफ एक्सट्रीम पोजीशन तक जो जाएगा, जहां ये रुक जाएगा, वहां तक के मोशन को हम कंपेयर कर सकते हैं एसएचएम से। तो इसका मतलब यह है कि अपनी मीन पोजीशन से ये ऐसा ए डिस्टेंस तक जाएगा
और यहां पर इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। फर्दर जब x डैश की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन के थी तो उस वक्त यहां पर वेलोसिटी गिवन थी u। अगर मैं गलत नहीं हूं तो यहां पर वेलोसिटी कितनी गिवन थी u। ठीक है, ठीक है। तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि जो u होगा ये हो जाएगा ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स डैश स्क्वायर। ठीक है, और एक्स डैश की वैल्यू कितनी थी म्यू नॉट अपॉन के। मतलब यहां से a की वैल्यू यू स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स डैश का स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा, वेयर एक्स डैश इज इक्वल टू कितना म्यू नॉट अपॉन के। ऑल राइट, तो यहां से a की वैल्यू अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर अपॉन ओमेगा, ओमेगा कितना था के जी, प्लस एक्स डैश स्क्वायर, एक्स डैश की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन के, तो म्यू नॉट स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर। ये आया एम्पलीट्यूड। मतलब यहां शुरुआत में जहां मीन पोजीशन थी वहां से ये मैक्सिमम कितना डिस्टेंस जाएगा। लेकिन इनिशियली ये पार्टिकल था कहां पे, इनिशियली ये पार्टिकल यहां x इज इक्वल टू 0 पे या x डैश इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई के पे था, और यहां से हमको ये पूरी डिस्टेंस निकालनी थी। इसको a डैश बोल देता हूं मैं। ठीक है, तो a डैश अगर मुझे निकालना है तो ये पूरा a जो था उसमें से म्यू नॉट अपॉन के को माइनस करना चाहिए। ये वाली लेंथ कितनी है म्यू नॉट अपॉन के। तो हमारे लिए जो फाइनल आंसर होगा a डैश, जो मैक्सिमम डिस्टेंस ये जाएगा वो होगा a माइनस म्यू नॉट अपॉन के या फिर अंडर रूट यू स्क्वायर अपॉन के जी प्लस म्यू नॉट का स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर माइनस म्यू नॉट अपॉन के। तो आप ये देख पा रहे हो कि इस क्वेश्चन में इवन इफ ऑसिलेशन नहीं हो रहा तभी भी हम मैथमेटिकली ये सब कुछ ऑसिलेशन से मैच कर रहा था, इसलिए हमने इसको एसएचएम से सॉल्व कर लिया। इसको आप वर्क एनर्जी थ्योरम से भी सॉल्व कर सकते हो, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसको एक बार वर्क एनर्जी थ्योरम से भी ट्राई करो। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारे सामने है वो है बड़ा ही इंटरेस्टिंग। एक ऐसा सिलिंड्रिकल पाइप है जिसका मास m है। ठीक है, लिखा हुआ है अ थिन रॉड ऑफ मास m is welded on inner surface of a cylindrical shell of mass capital M and radius r parallel to the axis of the cylinder. The composite body thus formed is placed on a horizontal floor. When disturbed slightly from the equilibrium, it undergoes a small amplitude oscillations without sliding on the floor. Find period of this oscillations. Acceleration of free fall is g. All right, perfect है। तो हमको क्या है कि एक ऐसा सिलेंडर गिवन है, हॉलो सिलेंडर, सिलिंड्रिकल पाइप। ठीक है, उसका कुछ रेडियस है और उसके ऊपर ऐसा एक रॉड वेल्ड किया हुआ है ऐसा इसके सरफेस पे। ठीक है, तो जब ये इक्विलिब्रियम कंडीशन रही होगी तो सिचुएशन कैसी रही होगी। देखो ये ऐसा पाइप, ठीक है, और इसके सबसे नीचे वाले पॉइंट पर यहां पर कहीं पर ये इस तरीके से रॉड। आई होप आपको सिचुएशन समझ में आ रही है। ये रॉड ऐसा अंदर की तरफ है, पाइप भी ऐसा है। ठीक है, जैसे ही आप थोड़ा सा इसको इधर घुमाओगे, रोल कराओगे, तो ये पाइप थोड़ा सा ऐसा ऊपर आ जाएगी, यहां आ जाएगी, और फिर इसका जो पाइप का वेट है स्मॉल mg, वो एक टॉर्क लगाएगा जो कि इसकी पोजीशन को रिस्टोर करने में हेल्प करेगा, है ना। ऐसा कुछ हो रहा होगा। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब देखो मैं इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकता हूं। सबसे पहले तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि देखो प्योर रोलिंग मोशन हो रहा है और इसलिए जो ग्राउंड के कांटेक्ट में जो पॉइंट है वो पॉइंट के अबाउट मैं पूरे मोशन की एनालिसिस कर लेता हूं। मैं ऐसा बोल दूंगा
कि अगर आपने इस तरीके से इसको घुमा रखा है कि किसी टाइम पर रॉड यहां पर है, ठीक है, ये ऐसा, तो इस रॉड का अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये पॉइंट P के अबाउट अगर हम लोग मोशन की एनालिसिस करें, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि देखो इसका एक वेट होगा स्मॉल mg, ये पूरे के पूरे सिलेंडर का एक वेट होगा कैपिटल mg, एक नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स एक्ट कर रहा होगा वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, और प्योर रोलिंग हो रहा है, इसका मतलब ये अभी ऐसे घूम के ऐसे जाने की कोशिश करेगा, तो एक स्लिपिंग को प्रिवेंट करने के लिए फ्रिक्शन आएगा हॉरिजॉन्टल, वो फ्रिक्शन मैंने ऐसा ले लिया। चलो अगर मैं ये पॉइंट P के अबाउट देखूं टॉर्क, तो मुझे सिर्फ एक फोर्स का टॉर्क दिखाई देगा और वो है स्मॉल mg, और वो टॉर्क कितना होगा, अगर ये एंगल ऐसा थीटा है, ये रेडियस r, तो आप ध्यान से देखो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा r साइन थीटा, r साइन थीटा, और मैं ऐसा बोल पाऊंगा कि mg मल्टीप्लाइड बाय r साइन थीटा ये होगा टॉर्क, जिसको मैग्नीट्यूड में मैं I अल्फा के इक्वल लिख सकता हूं। ध्यान रहे अभी मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, I अल्फा। अब ये I क्या है, I तो है पॉइंट P के अबाउट, ये यहां पे इंस्टेंट, यहां पे इंस्टेंट एक्सिस ऑफ रोटेशन आ जाएगा, ठीक है, ये हमने ऐसा रोटेशन में पढ़ा हुआ है, जब प्योर रोलिंग हो रही होती है तो इस पॉइंट के अबाउट हम बॉडी को रोटेट करता हुआ सा उस इंस्टेंट में मान सकते हैं ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पॉइंट के अबाउट हम लिख रहे हैं, पॉइंट P। ऑलराइट, अब यहां से अगर आपने बहुत थोड़ा सा इसको घुमाया है, तो साइन थीटा को अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा लिख सकते हैं, पहली बात। पॉइंट P के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होने वाला था, देखो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से इस हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो तो हो जाएगा mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर, ठीक है, और ये स्मॉल m बहुत छोटा है, स्मॉल m इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू कैपिटल M, स्मॉल m इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू कैपिटल M, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ था, और ये डिस्टेंस भी बहुत छोटा है, थोड़ा सा रोटेट किया है, तो उसका हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कंट्रीब्यूशन को निग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये वाला हो गया। अब ये वैल्यूज अगर मैं डालूंगा यहां इस इक्वेशन में, तो मैं बोल सकता हूं mgr थीटा इज इक्वल टू 2mr स्क्वायर अल्फा, और जैसे ही मैं वेक्टर साइन लगाऊंगा मुझे किसी एक तरफ माइनस साइन लगाना पड़ेगा। उसका कारण यह है कि आपने इसको रोटेट इधर की तरफ किया, तो जो एंगुलर एक्सेलरेशन का सेंस आया वो उसको वापस से रिस्टोर करने के लिए ऑपोजिट डायरेक्शन में आया, ठीक है। अगर रोटेट इधर किया तो एंगुलर एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में, क्लियर है। और यहां से ये एंगुलर एक्सेलरेशन, ध्यान रहे ये मैं सेंस की बात कर रहा हूं, डायरेक्शन तो एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर वेलोसिटी की कैसी होगी, एक्सियल, है ना। ऑलराइट, तो यहां से अल्फा हमको मिल जाएगा mg अपॉन 2mr माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाइड बाय थीटा, या फिर इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो ओमेगा आएगा रूट ऑफ mg अपॉन 2mr, और फिर टाइम पीरियड आएगा 2 पाई बाय ओमेगा, मतलब 2 पाई अंडर रूट 2mr बाय स्मॉल mg, ठीक है। इसको करने का एक और तरीका हो सकता था, इसी क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग क्या कर सकते थे, सेंटर के अबाउट भी फोर्सेस लिख सकते थे, ठीक है। अगर आप यहां सेंटर के अबाउट टॉर्क लिखोगे तो देखो एक स्मॉल mg का टॉर्क तो आएगा ही आएगा, साथ ही साथ एक फ्रिक्शन का भी टॉर्क आएगा, है ना। और फिर वो फ्रिक्शन का टॉर्क, और फिर आप इक्वेशंस क्या लिखोगे मैं जल्दी जल्दी बता देता हूं, एक बार आप खुद से उस तरीके से भी ट्राई करना। तो ये एक मेथड है,
एक दूसरा मेथड है जिसका मैं अप्रोच आपको बता देता हूं, मैं उसको पूरा सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। जो दूसरा मेथड है मैं ऐसा बोल सकता हूं कि देखो, अगर थीटा एंगल से आपने ऐसा घुमा दिया तो आप सेंटर के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करो, तो आप बोलोगे स्मॉल एम जी का टॉर्क, अगेन ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर साइन थीटा, और फ्रिक्शन इधर की तरफ, ठीक है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ ये हो जाएगा एफ इंटू आर। अगर फ्रिक्शन के टॉर्क को मैं पॉजिटिव लेता हूं, ठीक है, तो mg का टॉर्क देखो माइनस लेना पड़ेगा, माइनस एम जी आर साइन थीटा, और इसको मैं लिखूंगा पॉइंट ओ के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाइड बाय एंगुलर एक्सेलरेशन। अब अगर लीनियर एक्सेलरेशन की बात करें तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिर्फ एक फोर्स है, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन इज इक्वल टू ये पूरे सिस्टम का मास जो कि है m प्लस स्मॉल m मल्टीप्लाइड बाय लीनियर एक्सेलरेशन। तीसरी बात मैं बोल सकता हूं अगर प्योर रोलिंग है तो a इज इक्वल टू आर अल्फा, ठीक है, a इज इक्वल टू आर अल्फा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि एफ आर, ऑल राइट, एफ की ये वैल्यू डाल देंगे और ए की वैल्यू आर अल्फा लिख देंगे, ठीक है। तो सॉल्व हो ही गया मेरे ख्याल से। तो ये हो जाएगा हमारे लिए m प्लस स्मॉल m, मैं यहां पे f की वैल्यू डाल रहा हूं, r इंटू ए की वैल्यू आर अल्फा डाल देंगे तो आर स्क्वायर अल्फा माइनस एम जी आर साइन थीटा को हम बाद में थीटा ही लिखने वाले हैं, आपको मालूम ही है। और ये हो जाएगा O के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना, एम आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय अल्फा। अगेन कैपिटल M इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू स्मॉल m, तो स्मॉल m कैन बी नेग्लेक्टेड और हियर इसके साथ में ऐड कर रहे हो तो इसको नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो ये दूसरी तरफ जाएगा, वापस से देखो यहाँ पे 2mr स्क्वायर आएगा, साइन थीटा को आप थीटा लिखोगे तो आप वापस से सेम रिजल्ट मिलने वाला है, आपको सेम रिजल्ट मिलने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, ये वाले पॉइंट के अबाउट भी कर सकते थे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया, दूसरा भी मेथड मैंने पूरा ही बता दिया, ठीक है। आगे चलते हैं। ऑल राइट, अगला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, A vertical tube made of highly conducting material has two portions of cross sectional areas A1 and A2 where A2 is greater than A1, मतलब ये वाला है A2 और ये है A1, ठीक है, ठीक। Two pistons connected by a rod of length L can slide in these portions without friction. Total mass of the pistons and the rod is m. Between the pistons, n moles of an ideal gas is trapped. Atmospheric pressure is P naught. Acceleration of free fall is g. Universal gravitational constant is r. Okay. If the piston rod assembly is shifted slightly from its equilibrium position and then released, it starts oscillating. Find angular frequency of these oscillations. Temperature of the system is T. अब यहां पे क्या क्या समझने की बात है वो समझते हैं। सबसे पहली चीज तो लिखा हुआ है कि दिस वर्टिकल ट्यूब इज हाईली कंडक्टिंग। हाईली कंडक्टिंग का क्या मतलब है कि अगर इसका टेम्परेचर अभी T है तो थोड़ा सा भी टेम्परेचर चेंज होगा तो चूंकि ये कंडक्टिंग है तो साथ से क्या करेगा, हीट एक्सचेंज करके वापस से इक्विलिब्रियम लेके आ जाएगा। तो इसका मतलब ये प्रोसेस कैसी होगी, आइसोथर्मल प्रोसेस। कैसी है, आइसोथर्मल, आइसोथर्मल प्रोसेस है, ठीक है, ओके। अब अंदर अगर प्रेशर है इस वक्त लेट्स से P, ठीक है, अंदर प्रेशर है P, तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि अभी प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम
ये हो जाएगा एन आर टी, मतलब वॉल्यूम का वैल्यू कितना है, एन आर टी अपॉन पी। और आइसोथर्मल प्रोसेस है, मतलब कि प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। अगर कांस्टेंट रहेगा तो इसको अगर हमने डिफरेंशिएट किया तो मैं बोल सकता हूं पी डीवी प्लस वी डीपी का वैल्यू 0, या फिर यहां से चेंज इन प्रेशर डीपी ये आ जाएगा माइनस पी बाय वी मल्टीप्लाइड बाय डीवी। ठीक है, बहुत सारी बातें हम लोगों ने इस प्रोसेस के बारे में समझ ली कि अगर किसी वजह से आपने प्रेशर चेंज किया तो प्रेशर में चेंज और वॉल्यूम में चेंज कैसे रिलेटेड होंगे ये हमको पता चल गया। शुरुआत में वॉल्यूम प्रेशर टेम्परेचर कैसे रिलेटेड थे ये हमको पता है। ऑल राइट, अब क्या करते हैं कि इसका इक्विलिब्रियम देख करके ना अभी अंदर प्रेशर कितना है ये कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अगर आप ये दोनों पिस्टन और बीच में जो रॉड कनेक्टेड है इस पूरे को एक सिस्टम मानोगे तो इसके ऊपर लगने वाले फोर्सेस कौन कौन से हैं। पहली बात तो इस पूरे सिस्टम का होगा वेट mg नीचे की तरफ, बाहर से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है पी नॉट, उसका ऐसा अपर पिस्टन पे फोर्स नीचे की तरफ आएगा पी नॉट ए टू, और लोअर पिस्टन पे फोर्स ऊपर की तरफ आएगा पी नॉट ए वन, है ना। प्रेशर का फोर्स हमेशा ऐसा पुशिंग होता है, ठीक। अंदर जो गैस है उसका अगर आप प्रेशर देखना चाहते हो तो अपर वॉल पिस्टन पे प्रेशर ऊपर की तरफ आएगा P मल्टीप्लाइड बाय A2, और ये लोअर पिस्टन पे प्रेशर नीचे की तरफ आएगा P मल्टीप्लाइड बाय A1। ठीक है, और कोई सा भी फोर्स नहीं है। इस रॉड में टेंशन वगैरह लिखना मत, क्योंकि ये पिस्टन दोनों और ये रॉड मिला करके मैं ओवरऑल सिस्टम लिख रहा हूं, तो इंटरनल फोर्स हो गया, वो हमको लिखने की जरूरत नहीं है। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्सेस देखते हैं कौन कौन से आए। डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्सेस P नॉट A2 प्लस mg एंड PA1 प्लस PA1। अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्सेस कौन कौन से हैं, PA2 प्लस P नॉट A1, P नॉट A1। ठीक है, अब यहां से हम लोग P कैलकुलेट कर लेते हैं। P वाले टर्म्स एक तरफ लेके आएंगे तो हमको मिल जाएगा इधर P A2 माइनस A1, इधर की तरफ आएगा mg प्लस P नॉट, यहां पे A2 है और यहां A1 तो A2 माइनस A1। ठीक है, और या फिर ये शुरुआत का प्रेशर जो मिल जाएगा वो हो जाएगा mg अपॉन A2 माइनस A1 प्लस P नॉट। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर होगा, और कितना ज्यादा होगा, इतना। ठीक है, आराम से देख लो। तो अभी तक हम लोगों ने कर क्या लिया है, हम लोगों ने समझ लिया है कि ये प्रोसेस कैसी थी। हाईली कंडक्टिंग मटेरियल थे, इसका मतलब अंदर आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब कि प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब स्मॉल चेंज इन प्रेशर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ P बाई वी मल्टीप्लाइड बाई डीवी होगा। नेगेटिव का क्या मतलब हुआ, देखो ये दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, मतलब प्रेशर बढ़ा तो वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम बढ़ा तो प्रेशर कम होगा। ठीक है, ये इस तरीके से रिलेशन रहेगा। और अभी शुरुआत में प्रेशर हमने ऐसा लिख दिया, कितना आया, mg अपॉन A2 माइनस A1 प्लस पी नॉट। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब मान लो ये जो सिस्टम है इसको मैंने थोड़ा सा ऊपर की तरफ डिस्प्लेस किया, तो ये ऊपर वाला भी पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा और नीचे वाला भी पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, ये ऐसा x डिस्टेंस, ये भी x डिस्टेंस। अब देखो अगर मैं ऐसा कर रहा हूं, इसको ऊपर लेके जा रहा हूं, तो इस सिस्टम का ओवरऑल वॉल्यूम चेंज हो रहा है। कितना वॉल्यूम चेंज हो रहा है, अगर चेंज इन वॉल्यूम देखो, पहली बात तो यहां पे वॉल्यूम चेंज कैसा है, पॉजिटिव। ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम अगर देखूं तो उसका मैग्नीट्यूड इस बार तो पॉजिटिव होगा भी, पर मैग्नीट्यूड पार्ट अगर देखूं तो वो होगा, मैं सारा कुछ मैग्नीट्यूड में ही लिख देता हूं। ठीक है, साइन तो हम लोग आखिर में देख लेंगे। तो जो चेंज इन वॉल्यूम है वो होगा, देखो A2 को अगर मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये जो वॉल्यूम गेन कर रहा है सिस्टम वो आएगा।
तो A2 मल्टीप्लाइड बाय x, ठीक है। और A1 को मैं मल्टीप्लाई करूं x से, तो मुझे ये सिस्टम जो वॉल्यूम लूज कर रहा है वो मिलेगा। तो इसमें से मैं A1x माइनस कर देता हूं। अगर ये वॉल्यूम में चेंज, अगर x बहुत छोटा है तो ये डेल्टा v को मैं dv की जगह लिख सकता हूं। अगर ये बहुत छोटा है तो डेल्टा v को dv की जगह लिख सकता हूं। और फिर डेल्टा p मैग्नीट्यूड में ये क्या था, p बाय v मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा v के इक्वल था। तो इसको मैं ऐसा लिख पाऊंगा, p और वॉल्यूम की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाली थी, एन आर टी अपॉन पी, तो ऊपर पी स्क्वायर आएगा और फिर आ जाएगा डेल्टा वी। और डेल्टा वी की वैल्यू तो ये वाली हम लोग डाल देंगे, पी स्क्वायर अपॉन एन आर टी। चलो यही लिख देता हूं, डेल्टा वी की वैल्यू मैं यहीं पे पुट कर देता हूं। ये कितना आ जाएगा, A2 माइनस A1 मल्टीप्लाइड बाय x। अब ध्यान दो, ये तो हमने प्रेशर में चेंज देखा, ऑब्वियसली वॉल्यूम बढ़ा है तो प्रेशर ड्रॉप हुआ होगा। यही चेंज इन प्रेशर की वजह से जो पहले फोर्सेस बैलेंस थे अब बैलेंस नहीं रह जाएंगे, और यही प्रेशर बड़े आराम से आप देख सकते हो, यही प्रेशर जो है इसको रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगा, नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा। जो आप x ऊपर की तरफ लेके गए तो प्रेशर ड्रॉप हुआ, प्रेशर ड्रॉप हुआ। आप देखो x ऊपर की तरफ लेके गए तो वॉल्यूम बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ा तो प्रेशर ड्रॉप हुआ, अंदर प्रेशर ड्रॉप हुआ तो बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर का फोर्स बढ़ा, तो ये ऐसे नीचे जाने की कोशिश करेगा। तो इस डेल्टा पी की वजह से रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुआ, इस डेल्टा पी की वजह से रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुआ। और अगर डेल्टा पी इतना है तो अगर मुझे रिस्टोरिंग फोर्स लिखना है उसका मैग्नीट्यूड, तो फोर्स हो जाएगा डेल्टा पी मल्टीप्लाइड बाय, अगेन ये एरिया का डिफरेंस ना, तो ये आ जाएगा पी स्क्वायर अपॉन एन आर टी मल्टीप्लाइड बाय, यहां पे आ जाएगा A2 माइनस A1 मल्टीप्लाइड बाय x। और जैसे ही आपने वेक्टर साइन डाला, आपको यहां माइनस साइन लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ऊपर लेके गए थे तो ये रिस्टोरिंग फोर्स किधर आ रहा था, नीचे की तरफ आ रहा था। और इसका मतलब ये हुआ कि इसको अगर मैंने m से डिवाइड किया तो इधर एक्सेलरेशन आएगा, यहां पे भी सिस्टम के मास से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये पिस्टन प्लस रॉड पूरा एक साथ ऑसिलेट करेगा। तो यहां से ओमेगा की वैल्यू हमको मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी, अंडर रूट ऑफ, ओ यहां पे एक स्क्वायर भी आ गया ना, हाँ ठीक है। तो अंडर रूट ये पूरे का, तो पूरे का अंडर रूट का मतलब क्या हुआ, पूरे के अंडर रूट का मतलब क्या हुआ, ओमेगा का वैल्यू हो जाएगा P A2 माइनस A1 अपॉन रूट ऑफ NRTM। अच्छा, P की वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी, क्या निकाली थी, mg अपॉन A2 माइनस A1 प्लस P नॉट, mg अपॉन A2 माइनस A1 प्लस P नॉट, यही निकाली थी शायद से, हाँ mg अपॉन A2 माइनस A1 प्लस P नॉट। तो अगर ये वैल्यू पुट कर देंगे तो ये ऊपर आ जाएगा mg प्लस P नॉट A2 माइनस A1, ठीक है, अपॉन रूट ऑफ NRTM, ठीक है। तो ये है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, आराम से देख लो। और फिर देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन। ऑलराइट, तो अब अपने सेशन का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें आपको धीरे धीरे बेसिक आइडिया कपल्ड ऑसिलेशंस का भी लगता चला जाएगा। इस क्वेश्चन के अंदर बोला कि दो ब्लॉक्स है, दोनों आइडेंटिकल हैं, 3 स्प्रिंग्स लगे हुए हैं, वो तीनों भी आइडेंटिकल हैं, ठीक है। ईच स्प्रिंग हैज अ फोर्स कांस्टेंट K। इनिशियली ऑल स्प्रिंग्स आर रिलैक्स्ड, द सिस्टम इज डिस्ट्रीब्यूटेड एंड स्टार्ट्स मूविंग, द सिस्टम इज डिस्टर्ब्ड एंड स्टार्ट्स मूविंग, ठीक है, ये सिस्टम को डिस्टर्ब कर दिया और ये मूव करने लग गया। Let x1 and x2 represents the displacement of two blocks from their respective mean positions. Prove that x1 plus x2 varies sinusoidally. Prove that x1 minus x2 varies sinusoidally. Also prove that block 1 is superposition of these two SHMs. ठीक है,
राइट फ्रीक्वेंसी ऑफ द कंपोनेंट SHMs। ये सारा कुछ हमको करना है, तो चलो फटाफट इसको हम लोग देख लेते हैं। तो हमारे पास ऐसा कुछ था, एक सिस्टम जिसमें थे दो ब्लॉक्स, यहां एक स्प्रिंग यहां, ये ऐसी वॉल थी और एक पीछे स्प्रिंग थी। हर स्प्रिंग का कांस्टेंट कितना, K, ठीक है, और ये दोनों ब्लॉक्स का मास M। ठीक है, अब हमको बोला था कि अगर ये ब्लॉक 2 को x2 डिस्टेंस आप किसी टाइम पे x2 इसका डिस्प्लेसमेंट है, ये है ब्लॉक नंबर 2, ये है ब्लॉक नंबर 1, ये ऐसा x2 आगे चला गया है डिस्टर्ब होने की वजह से, और ये x1 आगे चला गया है। मान लेते हैं कि x2 बड़ा है x1 से, तो बीच वाली स्प्रिंग में एक्सटेंशन है। x2 अगर बड़ा है x1 से तो बीच वाली स्प्रिंग में एक्सटेंशन है। ये थर्ड स्प्रिंग और फर्स्ट स्प्रिंग कंप्रेस्ड है। तो अगर मैं ब्लॉक 1 के लिए लिखूं, तो ब्लॉक 1 के लिए मास मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ x1 विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये मैं आपको बोलूंगा कि देखो अगर ये इधर की तरफ डिस्प्लेस हुआ तो ये पहला स्प्रिंग देखो इसमें एक्सटेंशन है, तो पहले स्प्रिंग की वजह से इसके ऊपर एक पीछे की तरफ फोर्स आएगा kx मैग्नीट्यूड का, माइनस kx। तो पहला फोर्स लिखूंगा माइनस kx, और ये वाला स्प्रिंग खिंचा हुआ है तो इसके ऊपर एक इधर की तरफ फोर्स आएगा k मल्टीप्लाइड बाय x2 माइनस x1 मैग्नीट्यूड का। अगर ये स्प्रिंग खिंचा हुआ है तो इसको आगे की तरफ खींचेगा, तो इसको मैं लिख दूंगा प्लस k मल्टीप्लाइड बाय x2 माइनस x1। ठीक है, ये हो गई फोर्स इक्वेशन पहली वाली स्प्रिंग के लिए, ठीक है, पहले वाले ब्लॉक के लिए। अब दूसरे ब्लॉक के लिए देखते हैं। दूसरे ब्लॉक के लिए अगर हम लोग देखेंगे तो m डी स्क्वायर x2 अपॉन dt स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, आप देखो अब ये वाले ब्लॉक पे देखो, ये तीसरा वाला स्प्रिंग जो है ना ये कंप्रेस्ड है, ठीक है, तो ये तीसरा वाला स्प्रिंग अगर कंप्रेस्ड है, ओ इसको हम क्या लिखेंगे x1 ना, x1 ऑल राइट। ये तीसरा वाला स्प्रिंग कंप्रेस्ड है तो इधर की तरफ फोर्स लगाएगा कितना, माइनस k x2, प्लस बीच वाला स्प्रिंग का इलोंगेशन हो रखा है तो ये भी इसको पीछे खींचेगा, तो इसको भी हम लोग प्लस नहीं माइनस लिख देते हैं, k x2 माइनस x1। ठीक है, ऑल राइट। अब अगर मैं पहली और दूसरी इक्वेशन को ऐड करूं, अगर मैं 1 प्लस 2 करता हूं, 1 प्लस 2, तो मुझे इस साइड पे क्या मिलेगा, m डी स्क्वायर x1 प्लस x2 अपॉन dt स्क्वायर, और इधर की तरफ देखो ये टर्म तो चला जाएगा, ये हो जाएगा माइनस k x1 प्लस x2। तो इसका मतलब अगर मैं x1 प्लस x2 को a बोलूं तो ये एक तरीके से ऑसिलेट कर रहा होगा सिंपल हार्मोनिकली, और मैं बोल सकता हूं कि a which is equal to x1 plus x2 can be written as a naught sin omega a t plus phi 1। और यहां पे ओमेगा ए की वैल्यू अगर मैं आपको पूछूं तो आप बोलोगे देखो इसका कोएफिशिएंट क्या है, k बाय एम, तो ये हो जाएगा अंडर रूट k बाय एम। अच्छा, अगर इक्वेशन 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को माइनस किया, 1 माइनस 2 कर दिया, तो इस साइड पे मुझे मिलेगा m डी स्क्वायर x1 माइनस x2, m डी स्क्वायर x1 माइनस x2 अपॉन dt स्क्वायर। ये इधर की तरफ हो जाएगा, अगर ये यहां पे माइनस करेंगे तो माइनस के एक्स वन और यहां से एक और माइनस के एक्स वन, तो माइनस 3kx1 और प्लस kx2, 3kx2 है ना, तो ये आ जाएगा हमारा माइनस साइन के साथ में 3k x1 माइनस x2।
अगेन ये भी सिंपल हार्मोनिकली ऑसिलेट कर रहा, तो अगर इसको हम बी नाम दें तो बी हो जाएगा x1 माइनस x2, जिसको हम बी नॉट साइन ओमेगा बी टी प्लस फाइव टू लिख सकते हैं, वेर ओमेगा बी इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑसिलेशन, जो कि हो जाएगा यहां से आप देख लो √3k/m, है ना। ठीक है, तो ये तो हमको मिला पहला पार्ट का आंसर, पहला और दूसरे पार्ट का आंसर। अब हमको बोल रहे हैं प्रूव दैट मोशन ऑफ ब्लॉक 1 इज सुपरपोजिशन ऑफ दीज टू एसएचएम्स। ये तो बड़ा सिंपल लग रहा है। कैसे सिंपल लग रहा है? अगर ए और बी को ऐड करोगे तो 2x1 आएगा, और इसका मतलब मैं डायरेक्टली पार्ट 3 के लिए बोल सकता हूं कि x1 इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई टू, मतलब ए नॉट बाई टू साइन ओमेगा ए टी प्लस 5/1 प्लस बी नॉट बाई टू साइन ओमेगा बी टी प्लस 5/2। तो ये दो सिंपल हार्मोनिक मोशंस का जो सुपरपोजिशन है वही हमको x1 देगा। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, और इस वीडियो में एसएचएम के ये 5 क्वेश्चंस थे जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन फ्रूटफुल लगा होगा। थैंक यू सो मच, और इस चैनल पे बने रहें, आगे भी इस सीरीज में ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगे।